गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा बनाई जा रही सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आइए आज हम हमारे इस अध्याय को एक नए बिंदु पृथक्करण, नगर नियोजन और भवन निर्माण से आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी औपनिवेशिक शहरों के बारे में जाना और भारत में 3 महत्वपूर्ण शहर मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, बम्बई ये अस्तित्व में आए। अब हम इन तीनों शहरों के बारे में जानेंगे कि इनके अंदर किस प्रकार की इमारतें बनी, किस प्रकार ये शहर अस्तित्व में आए, किस प्रकार अंग्रेज़ों ने इन शहरों का निर्माण किया और क्या ये शहर भारत के जो कस्बे थे, भारत के जो शहर थे, क्या उनसे अलग थे या उनमें कुछ साझे तत्व थे या फिर उनके भीतर कोई अनूठी बात थी। इन सब की जांच करने पर ही हम औपनिवेशिक शहरों के बारे में हमारी जो समझ है उसमें इजाफा होगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मद्रास की बसावट और उसका पृथक्करण। जो अंग्रेज थे सबसे पहले भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचे थे और उस तट के ऊपर बंदरगाह होती थी सूरत बंदरगाह, वहां से व्यापार करते थे। लेकिन वस्त्र के उत्पादों की खोज में, जो वस्त्र है उसके जो उत्पाद हैं उनकी खोज में ये लोग पूर्वी तट पर जा पहुँचे। कहाँ जा पहुँचे? पूर्वी तट पर। और पूर्वी तट के ऊपर जहाँ ये पहुँचे थे, जहाँ इन्होंने अपनी चौकी बनाई थी सबसे पहले, उस जगह का नाम था मद्रासपट्टम। मद्रासपट्टम। और स्थानीय लोग जो है इसको बोलते थे चेन्नापट्टनम। कई बार ये प्रश्न आ भी जाता है कि अंग्रेज़ों ने अपनी जो प्रारंभिक जो बस्तियां हैं वो कहाँ पर बसाई, तो कहाँ पर बसाई थी? मद्रासपट्टम में। यानी कि वहाँ पर जो स्थानीय लोग होते थे वो इसको क्या कहते थे? चेन्नापट्टम कहते थे। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ अंग्रेज़ों को जो है फ्रांसीसियों से व्यापारिक जो है प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। और इसके कारण इन लोगों के फ्रांसीसियों के साथ 3 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। कई बार आ जाता है प्रश्न। इन 3 युद्धों को कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना गया। किस युद्धों के नाम से? कर्नाटक के युद्धों के नाम से जाना गया। और तीसरे युद्ध के अंदर फ्रांसीसियों के हार जाने से, यानी कि 1761 से लेकर के 1763 तक एक युद्ध चला। इस युद्ध में फ्रांसीसियों के हार जाने के कारण अंग्रेज़ों का ये डर खत्म हो गया कि अब उनको कोई भी यहाँ पर नुकसान पहुँचा सकता है। और अब धीरे धीरे अंग्रेज़ों का वर्चस्व जो है वो इस शहर के ऊपर बढ़ने लगा। और ये वर्चस्व जो है भारतीयों में और अंग्रेज़ों के अंदर साफ हमें दिखाई देता है। यहाँ पर इन्होंने फिर एक किले का निर्माण करवाया। बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मद्रास में। और फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो व्हाइट टाउन का केंद्र बन गया। और इसकी एक खास विशेषता थी, इसकी जो दीवारें होती थी और इसके जो बुर्ज होते थे, इनको एक ख़ास किस्म की जो है घेरेबंदी से घेरा गया था। और किले के अंदर रहने का जो फैसला होता था वो किसके आधार पर होता था? रंग के आधार पर, वह धर्म के आधार पर। इसका मतलब जो व्यक्ति गोरे हैं और जो ईसाई धर्म को मानते हैं, केवल वही व्यक्ति किले के अंदर रह सकते हैं। इसके अलावा भारतीयों के साथ यहाँ जो रहने वाले गोरे थे उनको विवाह नहीं करना होता था। उनके ऊपर ये पाबंदी लगाई जाती थी कि आप भारतीयों के साथ विवाह नहीं कर सकते। इसके अलावा भारत में रहने वाले डच
और पुर्तगाली भी उस समय व्यापार करते थे, वो यहाँ रह सकते थे। क्यों रह सकते थे? क्योंकि वो गोरे थे और उनका धर्म भी क्या था? ईसाई धर्म था। हालांकि संख्या की दृष्टि से अंग्रेजों की संख्या यहाँ पर कम थी, लेकिन मद्रास के ऊपर शासन किसका था? अंग्रेजों का ही था। और इस शहर को अंग्रेजों के अनुसार ही क्या किया गया? बसाया गया। जो मुट्ठी भर रहने वाले जो लोग थे गोरे, उनकी ज़रूरतों और उनकी सुविधा के हिसाब से इसको बसाया गया और ब्लैक टाउन को बाहर विकसित किया गया। जो वाइट टाउन है, हमने पहले ही पढ़ा था कि वाइट टाउन जो है भारतीय लोगों के लिए बनाया गया था, तो वाइट टाउन जो था उससे बहुत दूर ब्लैक टाउन जो है बनाया गया था। और जो ब्लैक टाउन इन लोगों ने विकसित किया था उसे बाद में अंग्रेजों ने क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो जो किले की जो दीवारें थी उसके चारों ओर एक क्या बनाया जाना था? सुरक्षा चक्र। क्या बनाया जाना था? सुरक्षा चक्र, ताकि किले को और ज़्यादा क्या किया जा सके? मजबूत किया जा सके। और इसके बाद जो है उत्तर की दिशा में बहुत दूर जाकर के एक नया ब्लैक टाउन बना दिया गया। वहाँ पर कौन लोग रहते थे? भारतीय बुनकर रहते थे, कारीगर रहते थे, बिचौलिए रहते थे और दुभाषीय रहते थे, जो दोनों प्रकार की भाषा जानते थे, अंग्रेजी भी और स्थानीय भाषा भी। और ये सारे के सारे ये जो व्यक्ति है ये कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। बुनकर जो है वो क्या करते थे? कपड़ा बुनते थे। कारीगर क्या होते थे? मशीनों को ठीक करते थे। बिचौलिए क्या होते थे? व्यापार को बढ़ावा देते थे। और दुभाषीय होते थे वो जो अंग्रेज होते थे उनकी स्थानीय लोगों के साथ क्या करवाते थे? बातचीत करवाते थे। तो ये महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर थे। इसके अलावा ब्लैक टाउन जो है वो बिल्कुल भारतीय शहरों जैसा था। उसमें क्या थे? मंदिर थे, बाजार के इर्द गिर्द रिहायशी मकान थे, गलियां तंग थी। प्रश्न आ जाता है कई बार, ब्लैक टाउन की विशेषताएं बताइए। तो क्या है? नंबर 1 तो ब्लैक टाउन जो है परंपरागत जो भारतीय शहर थे उनके जैसा था। यहाँ पर चारों ओर मंदिर थे, बाजार के इर्द गिर्द रिहायशी मकान थे। इसके अलावा जो गलियाँ बड़ी तंग थी और आड़ी टेढ़ी थी। तो यहाँ पर अलग अलग जो है मोहल्ले बने हुए थे जिनको पेठ कहा जाता था। मोहल्लों को उस समय क्या बोला जाता था? पेठ बोला जाता था। और गाँव को उस समय क्या बोला जाता था? पुरम बोला जाता था। तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग जो है मोहल्लों में रहते थे। जैसे कि बुनकरों के लिए वहाँ पर एक मोहल्ला था जिसका नाम था चिंताद्री पेठ। यहाँ पर केवल कौन रहते थे? बुनकर रहते थे। जबकि वासर जो पेठ था वहाँ पर धोबी रहते थे। रोयापुरम था, वहाँ पर ईसाई मल्लाह रहते थे। तो मद्रास को भी जो है कई गांवों को मिला करके, कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि मद्रास को किन को मिला करके बनाया गया था? क्या नगरों को मिला करके बनाया गया था या द्वीप को मिला के बनाया गया था? तो गांवों को मिला करके विकसित किया गया था। अलग अलग जो है आसपास के जो गांव होते थे उनको क्या कर लिया गया था? इकट्ठा कर लिया गया था। और मद्रास के अंदर जो है आर्थिक रूप से काम करने वाले कई समुदाय भी आ गए थे। यहाँ पर दुभाष जैसे लोग रहते थे जो अंग्रेजी भाषा और स्थानीय भाषा को बोलने का काम करते थे, जो क्या करते थे? एजेंट और व्यापारी का काम भी ये करते थे। तो वो संपत्ति इकट्ठा करने के लिए क्या करते थे? सरकार में अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद में जब इन लोगों के पास संपत्ति आ जाती थी तो ये मंदिर बनाते थे ताकि जो स्थानीय लोग हैं उनके अंदर इनका क्या हो जाए? वर्चस्व हो जाए। स्थानीय लोगों में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। उसके बाद में जो शुरुआती जब दौर आया था, जो कंपनी के अंदर शासन करने वाले और कंपनी में नौकरी पाने वाले जो लोग थे वो कौन थे? वेलार थे। और ये पहले क्या करते थे? खेती करते थे। तमिलनाडु के अंदर जो खेती करने वाले जो लोग हैं उन कृषकों को वेलाल बोला जाता था। क्या बोला जाता था? वेलाल बोला जाता था। जब खेती अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई तो इन लोगों ने कंपनी के अंदर जो है सरकारी नौकरी करनी शुरू कर दी। इसके बाद में ब्राह्मणों को भी ये लगा कि उन्हें भी जो है सरकारी महकमों में पद लेने चाहिए, तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा को सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यहाँ पर पेरियार और वेन्नियार, पेरियार व वन्नियार, ये गरीब जो है कामगार वर्ग था। गरीब कामगार वर्ग था जो यहाँ पर अच्छी खासी
आबादी में रहता था और यहाँ काम करता था। धीरे धीरे जो है ट्रिप्लिकेन के अंदर भी जाकर के मुस्लिम आबादी जो है यहाँ पर बसना जो है शुरू होगी। इसके अलावा यहाँ पर गिरजा रोमन कैथोलिक समुदाय का भी महत्वपूर्ण केंद्र था और ये सारी की सारी बस्तियाँ अब जो है मद्रास शहर का क्या बन गई थी, हिस्सा बन गई थी। और धीरे धीरे मद्रास जो है दूर तक फैली हुई अल्प जो सघन आबादी वाला क्या बन गया था, शहर बन गया था। और जैसे जैसे अंग्रेजों की जो है सत्ता मजबूत होती गई तो यूरोपवासी जो है पहले डर के कारण कहाँ पर छिपे रहते थे, किलों में। अब जैसे जैसे उनकी सत्ता मजबूत होती गई तब उन्होंने किलों से क्या है, बाहर निकलना शुरू कर दिया। कहाँ निकलना शुरू कर दिया, बाहर निकलना शुरू कर दिया। और जो दो महत्वपूर्ण जो सड़कें व्हाइट हाउस में आती थी उन दोनों सड़कों की तरफ इन्होंने जो है अपने मकान बनाने शुरू कर दिए और ये किले से लेकर के छावनी तक जाने वाली सड़कें थी। तो इस दौरान बहुत से जो भारतीय लोग थे वो भी अंग्रेजों की तरह यहाँ पर रहने लगे थे। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मद्रास के इर्द गिर्द जो है गाँव की जगह बहुत सारे अब क्या बन गए थे, उप शहरी इलाके हो गए थे। और ये इसलिए भी संभव था क्योंकि जो संपन्न लोग थे वो परिवहन सुविधाओं की लागत क्या कर सकते थे, वहन कर सकते थे। वो व्हाइट टाउन तक, किले तक आकर के काम कर सकते थे, दफ्तरों तक आकर के उन संसाधनों का इस्तेमाल करके परिवहन का वो आसानी से अपने निर्धारित कार्यस्थल पर क्या कर सकते थे, आ सकते थे। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कलकत्ता में नगर नियोजन। अभी तो हमने पढ़ा था कि मद्रास में जो नगर नियोजन है वो कैसे हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो हम बात करते हैं कलकत्ता की। अब हम बात कर रहे हैं कलकत्ता की। जो कलकत्ता का जो नगर नियोजन की जो शुरुआत है वो भी औपनिवेशीकरण की वजह से हुई थी और इसके कारण जो है जो भूमि का जो उपयोग है, भूमि का उपयोग और भवन निर्माण का जो नियमन है उससे जो है शहर का स्वरूप क्या होता था, परिभाषित होता था। इसका मतलब ये था कि लोगों के जीवन को सरकार ने यहाँ पर नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक योजना बना ली थी और पूरा जो शहरी जो परिधि है उसी योजना के तहत बसाया गया था और ये एक सोच को प्रदर्शित करती थी। सोच को कैसे प्रदर्शित करती थी, अंग्रेज ये चाहते थे कि जिस क्षेत्र के अंदर हम रहते हैं वहाँ एक विकास की सोच प्रतिबिंबित होनी चाहिए। अच्छी भवन अगर बने होंगे तो उससे पता लगेगा कि यहाँ पर यूरोपीय लोग रहते हैं। अगर उन्होंने भवनों का स्थापत्य अच्छा नहीं किया तो भारतीय शहरों में और अंग्रेजी शहरों में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। और इसका सबसे बड़ा जो कारण था, उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी यहाँ पर कि क्यों मतलब जमीन का क्रियान्वयन किया गया, क्यों संसाधनों पर नियंत्रण कर रहे थे, उसकी सबसे बड़ी जो कारण था वो था कि अंग्रेज बंगाल के अंदर शासन के शुरुआत में ही नगर नियोजन का कार्यभार अपने हाथों में लिया। क्यों लिया, उसका एक रीजन था। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और वो अंग्रेजों से वहां पर लगातार जो है कस्टम ड्यूटी लेता था। क्या लेता था, कस्टम ड्यूटी, यानी कि जो व्यापार किया जाता है उसके ऊपर जो कर लगता है उसको क्या बोला जाता है, कस्टम ड्यूटी। लेकिन अंग्रेज उस कस्टम को चुकाना नहीं चाहते थे। वो नवाब की शर्तों के ऊपर व्यापार नहीं करना चाहते थे, लेकिन सिराजुद्दौला अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहता था। लेकिन इसी बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। इंपॉर्टेंट पर्सन है, किस किस के बीच हुआ था, सिराजुद्दौला व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और इस युद्ध के अंदर किसकी जीत हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी। और उसके बाद अंग्रेज जो है वास्तविक स्वामी बन गए थे किसके, बंगाल के। और अब वो यहाँ पर कोई भी फैसला ले सकते थे। इसलिए सबसे पहला उन्होंने फैसला ये लिया कि कोई भी व्यक्ति इनके ऊपर आसानी से आक्रमण ना कर दे। इसलिए उन्होंने किसका निर्माण किया, किले का निर्माण। और इस किले का नाम रखा गया फोर्ट विलियम, ताकि आसानी से कोई व्यक्ति जो है इनके ऊपर आक्रमण ना कर दे। और इस फोर्ट विलियम का जहाँ किले का निर्माण किया गया था, कलकत्ता शहर का निर्माण किया गया, वहाँ पर 3 गांवों को बस मिलाया गया, तीनों गांवों को इकट्ठा किया गया था। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो तीनों शहर अस्तित्व में आए थे वो किसके कारण आए थे, गांवों को मिलाने के बाद। अब वो गांव कौन से थे, सूतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर। इन तीनों गांवों की जमीनों को मिला करके
किसका निर्माण किया गया? कलकत्ता का निर्माण किया गया था। और गोविंदपुर गांव की जमीन को साफ करके और वहां पर जो व्यापारी और बुनकर रहते थे उनको हटा दिया गया था और उस जगह के ऊपर क्या बनाया गया था? नवनिर्मित फोर्ट विलियम। उसके बाद में फोर्ट विलियम के सामने एक बहुत बड़ा खाली मैदान छोड़ दिया गया था, जिसको क्या बोला जाता था? गारेर मठ। उसका रीजन था, ये गारेर मठ क्यों छोड़ा गया था? मान लो अगर दुश्मन की सेना किले की तरफ बढ़ती है तो किले से उस सेना के ऊपर क्या की जा सके? बमबारी की जा सके। क्या की जा सके? बमबारी की जा सके। जिससे क्या होगा? अगर खाली क्षेत्र होगा तो जान और माल का नुकसान नहीं होगा, जान और माल का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा उससे, और बहुत आसानी से अंग्रेज जो है बेरोक टोक वहां पर गोलीबारी कर सकेंगे। इसके बाद में जब अंग्रेजों को कलकत्ता में अपनी उपस्थिति क्या होगी? स्थायी होगी। अब उनको जब डर नहीं रहा, जैसे मद्रास में नहीं रहा था फ्रांसीसियों से, अब यहाँ उसे नवाबों से जब डर नहीं रहा, भारतीय लोगों से जब डर नहीं रहा, तो वो लोग कहाँ पर आना शुरू हो गए? फोर्ट विलियम से बाहर अपनी इमारतें बनाने लगे। वहां आकर के भी इन्होंने रहना शुरू कर दिया और कलकत्ता के अंदर अंग्रेजी बस्तियां भी अस्तित्व में आना क्या हो गई? शुरू हो गई। और फोर्ट के इर्द गिर्द जो खुली जगह छोड़ी गई थी वो कलकत्ता के अंदर जो है अब भी मौजूद थी और यहाँ की एक पहचान बन गई थी। और नगर नियोजन की दृष्टि से यह पहला उल्लेखनीय काम भी हुआ। उसके बाद में कलकत्ता के नगर नियोजन का जो इतिहास है वो केवल फोर्ट विलियम और मैदान के निर्माण से ही पूरा होने वाला नहीं था। 1798 के अंदर लॉर्ड वेल्जली यहाँ आया। कौन आया? लॉर्ड वेल्जली, जो क्या बना था? गवर्नर जनरल। क्या बना था? गवर्नर जनरल बनकर के वो यहाँ आया। तो उसने अपने आते ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट हाउस बनाया उसने। और वो ये चाहता था कि उस हाउस को जो बनाया गया था वो एक महल जैसा था। वो चाहता था कि अंग्रेजी सत्ता की जो है छाप इन बड़ी बड़ी इमारतों से किसके ऊपर छोड़ी जाए? भारतीय लोगों के ऊपर छोड़ी जाए। इसके अलावा कलकत्ता में जब विलियम आया तो उसने देखा कि जो हिंदुस्तानी आबादी वाले जो शहर है वो क्या है? भीड़ भाड़ वाले हैं। दूसरा क्या है? गंदे तालाब हैं, यहां सड़ांध आती है यहां से, और निकासी की जो हालत है वो क्या है? बिल्कुल खस्ता है। और उसका ये मानना था कि ये दो दलदली जमीनें हैं, इस प्रकार का जो इन्वायरमेंट है वो क्या करता है? जहरीली गैसें निकालती है। और वैसे भी जो भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय है, जो स्वास्थ्य के लिए वैसे भी क्या है? हानिकारक है। तो इसलिए शहर को उसने ज़्यादा जो है स्वास्थ्यवर्धक बनाने का एक तरीका ढूंढा और शहर में क्या कर दिए? बीच बीच में उसने खुले स्थान छोड़ दिए और उन खुले स्थानों पर क्या बना दिए गए? बाग या पार्क बना दिए गए। अब आप शहरों में भी देखते होंगे कि व्यवस्थित तरीके से शहरों के अंदर जो मकानों को लाइनों में बसाया जाता है, सड़क के दोनों तरफ, दाईं साइड या बाईं साइड। और इसके अलावा अच्छे घरों के बाद, जैसे 50 या 60 घरों के बाद हम देखते हैं शहरों के अंदर पार्कों का निर्माण किया गया। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद वेल्जली ने 1803 के अंदर नगर नियोजन अधिनियम जारी कर दिया। कौन सा? नगर नियोजन। कई बार आ जाता है नगर नियोजन। कलकत्ता के अंदर नगर नियोजन अधिनियम जो है कब पारित किया गया? तो 1803 में। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ? बहुत सी कमेटियों को जो है निर्धारित किया गया और प्रशासकीय आदेश जारी किए गए कि जो बहुत सारे जो बाजार हैं, घाट है, कब्रिस्तान है, चरम शोधन इकाइयों को वहाँ से क्या कर दिया गया? शहर से साफ कर दिया गया। और इसके बाद में जन सवासत है जो एक ऐसा विचार बन गया कि शहरों की सफाई और नगर नियोजन परियोजनाओं को बार बार क्या किया गया? दोहराया गया। और इसी के नजरिए से जब वेल्जली यहाँ से वापस चला गया, वेल्जली जब यहाँ से विदा हो गया, तो यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया गया जिसको 1817 में क्या बोला गया था? लॉटरी कमेटी। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, लॉटरी कमेटी से आप क्या समझते हैं? तो लॉटरी कमेटी का मतलब क्या था कि ये स्थानीय जो लोग होते थे वो लॉटरी बेचते थे लोगों में, और उस लॉटरी के बेचने से जो पैसा आता था उसको नगर के नियोजन पर लगाया जाता था। तो इससे एक बात यहाँ पर साबित हो जाती है कि उस समय तक नगर के नियोजन की जिम्मेवारी किसकी थी? आम व्यक्ति की थी। सरकार जो है वो किसी भी प्रकार का यहाँ पर सहयोग नहीं करती थी। आम व्यक्ति का मतलब जो वहाँ रहने वाले जो नागरिक हैं उनकी जिम्मेदारी मानी जाती थी। तो जैसे जैसे लॉटरी कमेटी अस्तित्व में आई, उसने अपना विकास किया, तो शहर का एक नक्शा बनवाया गया और उसके तहत क्या किया गया? कलकत्ता की एक मुकम्मल जो है तस्वीर जो है लोगों के सामने आई जाए। तो कमेटी ने क्या किया कि जो प्रमुख जो गतिविधियों के शहर थे हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्से में, उनको सड़क निर्माण और नदी के किनारे से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया।
शहर के भारतीय हिस्से को भी जो है साफ सुथरा बनाया जाने लगा, क्योंकि उन सभी को पता था कि अगर ये एरिया भी साफ सुथरा नहीं होगा तो हमारा जो साफ सुथरा एरिया है उसके अंदर भी क्या हो जाएगी, बीमारी फैल जाएगी। तो इसलिए यहाँ रहने वाले जो झोपड़ियों में रहने वाले लोग थे उनको यहाँ से निकाल दिया गया और उनको कलकत्ता से बाहर किनारे पर जगह दी गई। और अगले कुछ वर्षों के अंदर जो महामारी की जो आशंका थी उसके कारण भी इस अवधारणा को बल मिला, क्योंकि 1817 में, इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, भारत के अंदर जो है क्या फैला था, हैजा। और 1896 के अंदर एक बहुत भयंकर बीमारी आई थी, प्लेग। इन दोनों बीमारियों की वजह से यूरोपियन लोगों को ये स्पष्ट हो गया कि उन्हें जो है शहरों के अंदर सफाई का भी बहुत ज़्यादा क्या रखना है, ध्यान रखना, और स्थानीय लोगों को क्या करना है, दूर बसाना है। उसके लिए जो है भारतीय जो लोग थे, दो महत्वपूर्ण, उन्होंने भी मदद की, द्वारकानाथ टैगोर व रुस्तम जी कोवास जी। ये जो भारतीय उद्योगपति थे इन्होंने भी वहां पैसा दिया, और वो मानते थे कि हिंदुस्तानियों का समर्थन हासिल था उन्हें कि कलकत्ता को और ज़्यादा हमें क्या बनाना चाहिए, स्वास्थ्यकर बनाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है वहाँ पर ना तो सूर्य की रोशनी आती है, सबसे बड़ी समस्या, और वहाँ पर हवा की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए सबसे पहले लोगों की झोपड़ियों को क्या बनाया गया, निशाना बनाया गया और उन्हें तेज़ी से हटाया गया। और इसको जब तेज़ी से हटाया गया तो मजदूर, फेरी वाले या कारीगर, बेरोजगार, यानी कि शहर के गरीबों को एक बार फिर कहाँ पर भेज दिया गया, दूर के इलाकों में। और 1836 के अंदर एक नियम पारित किया गया, प्रश्न आ जाता है कई बार, जिसके तहत क्या किया गया था, फूस की जो झोपड़ियां थी उनको अवैध घोषित कर दिया गया। फूस की झोपड़ियों को अवैध घोषित कब किया गया, 1836 में। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ये मानते थे कि इन फूस की झोपड़ियों में आसानी से क्या लग जाती है, आग लग सकती है। इसलिए मकान को किससे बनाया जाए, ईंटों से बनाया जाए। मकान की जो छत है उसको किससे बनाया जाए, ईंटों से बनाया जाए, क्योंकि झोपड़ियों में आसानी से क्या लग सकती है, आग लग सकती है, जो शहर के लिए बहुत नुकसान कर सकती है। उसके बाद तो जैसे जैसे 19वीं शताब्दी नज़दीक आती गई तो सरकारी दखल अंदाजी भी और ज़्यादा बढ़ गई। अब वो जमाना लद चुका था कि नगर नियोजन का जो काम है वो नागरिकों की जिम्मेदारी थी। अब नगर नियोजन का काम किसने जिम्मे ले लिया, सरकार ने ले लिया। और उसके साथ साथ वित्त फंडिंग करने के लिए नगर नियोजन के सारे आयाम सरकारों ने अपने हाथ में ले लिए, और इस आधार पर उन्होंने क्या किया, तेजी से झुग्गी झोपड़ियों को क्या किया, बहुत ज़्यादा हटाया, और दूसरे इलाके की कीमत पर ब्रिटिश आबादी वाले हिस्से का भी तेजी से विकास किया। स्वास्थ्य कर और अस्वास्थ्य कर के नए विभेद के सारे व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन को, नस्ली विभाजन को और भी ज़्यादा यहाँ पर क्या मिला, बल मिला, कि नगर निगम में मौजूद भारतीय नुमाइंदों ने शहर के यूरोपीय जो आबादी वाले इलाके थे उनके विकास पर ज़्यादा ध्यान दिए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ केवल किस तरफ ध्यान देते हैं, व्हाइट टाउन की तरफ, आपको किसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ब्लैक टाउन की तरफ। लेकिन जनता ने जो इन नीतियों का विरोध किया तो जनता के प्रतिरोध ने भारतीयों के भीतर उपनिवेशवादी विरोधी और राष्ट्रवादी भावनाओं को भी यहां पर क्या दिया, बढ़ावा दिया। और जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य फैला तो कलकत्ता, बंबई और मद्रास जैसे शहरों को शानदार शाही राजधानियों में तब्दील कर दिया गया, और उनकी सोच से ऐसा लगता था कि मानो शहरों की भव्यता ही शाही सभ्यता का या शाही सत्ता का क्या होती है, प्रतिबिंब होती है। इसलिए अंग्रेजों को यहां अपनेपन का एहसास हो, तर्कसंगत क्रम व्यवस्था की गई, सटीक क्रिया, देखो तर्कसंगत जो है क्रम व्यवस्था, सटीक क्रियान्वयन और पश्चिमी सौंदर्यात्मक आदर्श, शहरों का साफ, व्यवस्थित, नियोजित और सुंदर होना क्या था, जरूरी था। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा तीसरा जो शहर है, बंबई में भवन निर्माण, और इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।